Kalam Academy, leading towards wisdom. Hello everyone. Welcome to NCERT lecture series. आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो चलो लेट्स बिगिन। हमारा चैप्टर प्लान कुछ इस तरह रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक कॉन्सेप्ट से फेमिलियर होंगे। देन हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट डाइजेशन इन अदर एनिमल्स। उसमें स्पेसिफिकली वी विल कवर टॉपिक डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स एंड डाइजेशन इन अमीबा। इंट्रोडक्शन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे प्लांट्स और एनिमल्स अपना खाना तैयार करते हैं और खाना खाते हैं। सबसे पहले प्लांट्स खुद अपना खाना बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। एनिमल्स अपना खाना प्लांट्स से या फिर प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स से हासिल करते हैं। कुछ एनिमल्स तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, जैसे कि ह्यूमंस। हम वेजिटेबल्स भी खाते हैं और फिश भी। ये तो हम सब जानते हैं कि फूड कितना इम्पोर्टेंट है। फूड हमारे बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर और फंक्शनिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसको हम एनिमल न्यूट्रिशन कहते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन में ये न्यूट्रिशंस आते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। खाने का मैनर जैसे कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ये भी इम्पोर्टेंट होता है। और जो फूड है बॉडी में उसका कितना इस्तेमाल हो रहा है ये भी देखना पड़ता है। अब हम समझते हैं फूड के कंपोनेंट्स और डाइजेशन। जैसे कि हम सबको पता है कि फूड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या आपको पता है कि फूड के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं और हमारी बॉडी उन्हें डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती, इसलिए हमें इन्हें सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना होता है। इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन हमारे बॉडी में तब शुरू होता है जब हम खाना खाते हैं। हमारे बॉडी में एंजाइम्स होते हैं जो खाने के कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। एंजाइम स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो खाने को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। जब खाने के कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन कर लिया जाता है तब वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं जो हमारे बॉडी के सेल्स के लिए एनर्जी का सोर्स होता है। प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं जो हमारे बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर करने और ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। फैट्स फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं जो हमारे बॉडी के एनर्जी के लिए और सेल मेम्ब्रेन्स बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। डाइजेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो हमारे बॉडी को हेल्थी रखने में मदद करता है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपने खाने का सही तरह से डाइजेशन करें ताकि हमारे बॉडी को सही न्यूट्रिएंट्स मिल सके। अब हम समझते हैं फूड इनटेक के बारे में। सभी ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट होते हैं और उनके खाने का मैनर भी डिफरेंट होता है। जैसे कि बीज और हुमिंग बर्ड्स फ्लावर्स का रस चूस कर फूड लेते हैं। इन्फेंट्स और अदर एनिमल्स अपनी माँ का दूध पीते हैं। सांप जैसे पाइथन अपने शिकार को निगलते हैं। कुछ एक्वाटिक एनिमल्स छोटे छोटे फूड्स पार्टिकल्स जो पानी में स्विम करते हैं उन्हें खाते हैं। अब स्टारफिश के बारे में समझते हैं। क्या आपको पता है कि स्टारफिश का फूड कैसा होता है? स्टारफिश का फूड स्पेशल तरीके से तैयार होता है क्योंकि वो हार्ड शेल्स के अंदर रहने वाले एनिमल्स को खाते हैं। स्टारफिश वो एनिमल्स खाते हैं जो उनके लिए कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं।
इनको खाने के लिए स्टारफिश शेल्स को खोल देते हैं और अपने माउथ से अपना स्टमक बाहर निकालते हैं। स्टारफिश अपने स्टमक को सॉफ्ट एनिमल के अंदर डालते हैं और उसको खा जाते हैं। खाने के बाद स्टारफिश अपना स्टमक वापस अपने अंदर खींच लेते हैं। अब स्टारफिश के अंदर जो खाना है वो स्लो तरीके से डाइजेस्ट होता है। तो बच्चों, इसीलिए कहते हैं हर चीज का अपना तरीका होता है। स्टारफिश का भी अपना तरीका है खाना खाने का। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो चलो पढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेशन के बारे में। सबसे पहले हम खाना माउथ से लेते हैं, फिर हम उसे डाइजेस्ट करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। जो खाना बचता है उससे हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, जो खाना हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो क्या होता है? खाना हमारे बॉडी में एक लंबी नली के रूप में जाता है, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। ये कैनाल कई हिस्सों में डिवाइडेड है। बक्कल कैविटी, फूड पाइप या ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन जो रेक्टम में खत्म होता है, और एनस। ये एक बहुत लंबा रास्ता है। जब खाना हमारे बॉडी के वेरियस कंपार्टमेंट से गुजरता है तो उसे धीरे धीरे डाइजेस्ट किया जाता है। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टिन के अंदर के वॉल, कैनाल के ग्लैंड्स जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, साथ में लिवर और पैंक्रियास डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल वंस में कन्वर्ट करते हैं। कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करते हैं। अब चलिए कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि जब खाना हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलग अलग हिस्सों में जाता है तो क्या होता है। चलो अब बात करते हैं फूड की जर्नी के बारे में। फूड की जर्नी स्टार्ट होती है माउथ से। सबसे पहले तो फूड हम माउथ से अंदर लेते हैं, इसे हम कहते हैं इंजेशन। इसके बाद हम खाने को टीथ से छू करके छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे टीथ काफी अलग अलग होते हैं, कुछ छोटे होते हैं तो कुछ बड़े। हर टीथ की अलग अलग जगह होती है और वो अलग अलग काम करता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं। हमारे माउथ में 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, जैसे कि इंसिजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इंसिजर्स टीथ सबसे आगे होते हैं और दूसरी तरफ के टीथ से अलग होते हैं। ये टीथ खाने में मदद करते हैं क्योंकि इन टीथ के द्वारा हम खाना काट सकते हैं। इसके बाद होते हैं केनाइन्स। ये टीथ पॉइंटेड और शार्प होते हैं और कांटे की तरह दिखते हैं। इनका काम खाना काटना होता है। उसके बाद होते हैं प्रीमोलर्स और मोलर्स, जो खाने को चू करने के लिए काम करते हैं। ये टीथ हमारे मुंह के अंदर होते हैं और फ्लैट और जैगेड शेप के होते हैं। प्रीमोलर्स हमारे मोलर्स से पहले होते हैं और कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 4 होते हैं। मोलर्स सबसे बड़े और सबसे बैक में होते हैं और कई सरफेस में जैगेड होते हैं, जिसे इनका काम खाने को ग्राइंड करना होता है। तो बच्चों, इस तरह से हम अपने टीथ की मदद से खाना चूकर छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे फूड खाने से क्या होता है। ये सब फूड को हमारे पेट में जाने से पहले होता है। इसे हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। इसे फूड को डाइजेस्ट करने में आसानी होती है। जब हम बच्चे होते हैं तब हमारे पास मिल्क टीथ होते हैं, जो हमारे 6 और 8 इयर्स के बीच गिर जाते हैं। फिर इनकी जगह हमारे परमानेंट टीथ आते हैं, जो हमारी पूरी जिंदगी तक रह सकते हैं। ये टीथ ओल्ड एज या किसी डेंटल डिजीज के कारण गिर सकते हैं। हमारे माउथ में नॉर्मली बैक्टीरिया होते हैं,
जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। मगर हम खाने के बाद अपने टीथ और माउथ को साफ नहीं करते तो मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया भी उनमें रहने और ग्रो करने लगते हैं। ये बैक्टीरिया खाने के बाकी रहने वाले शुगर्स को ब्रेक करते हैं और एसिड रिलीज करते हैं जो हमारे टीथ को नुकसान पहुंचाते हैं। इसे हमारे टीथ खराब हो जाते हैं। इसे हम टूथ डीके कहते हैं। अगर हम इसका ट्रीटमेंट समय पर नहीं करते तो ये हमें बहुत दर्द दे सकता है और कभी कभी टीथ को भी खोने का कारण बन सकता है। चॉकलेट, मिठाई, सॉफ्ट ड्रिंक्स और दूसरे शुगर्स से भरे प्रोडक्ट्स सबसे बड़ी वजह होते हैं। इसलिए हमें अपने टीथ को ब्रश या दातुन और डेंटल फ्लॉस से कम 2 बार साफ करना चाहिए और हर मील के बाद माउथ को वाटर से रिंस करना चाहिए। हम अपने माउथ में गंदे हाथों या किसी भी साफ नहीं की हुई चीज को नहीं डालना चाहिए। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं अपने माउथ में पाए जाने वाले अजीब से लिक्विड सब्सटेंस के बारे में जिसे हम सलाइवा कहते हैं। सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से बनता है। ये हमारे फूड को स्लाइड करने में और च्यू करने में मदद करता है। हमारे माउथ में 3 टाइप्स के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। इनमें से एक ग्लैंड हमारे ईयर्स के पीछे होता है, दूसरा हमारे चिन के ऊपर और तीसरा हमारे माउथ के अंदर होता है। जब हम फूड खाते हैं या फूड के बारे में सोचते हैं तो ये ग्लैंड्स थोड़ा थोड़ा सलाइवा बनाने लगते हैं। सलाइवा स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर खाने को चबाने और निगलने में मदद करता है। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट टंग। हमारे माउथ के अंदर एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं टंग। टंग या जीभ हमारे माउथ के पीछे की तरफ लगती है और हम इसे किसी भी दिशा में मूव कर सकते हैं। टंग हमें बात करने और फूड चखने में मदद करती है। जब हम फूड चबाते हैं, देन टंग स्टार्च को फूड के साथ मिक्स करके हमारे गले में जाने के लिए आसान बनाती है। टंग के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं जो हमें खाने के अलग अलग टेस्ट्स का अंदाजा देते हैं। ये सब आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो है ना बच्चों, टंग एक यूजफुल ऑर्गन। अब हम समझते हैं फूड पाइप, जिसे ओसोफेगस भी कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे माउथ से नीचे चला जाता है। उसके बाद वो हमारे फूड पाइप या ओसोफेगस में जाता है। ये हमारे नेक और चेस्ट के साथ साथ चलता है। खाने को आगे पुश करने के लिए फूड पाइप के वॉल में एक मूवमेंट होता है। एक्चुअली ये मूवमेंट पूरा डाइजेशन प्रोसेस में होता है, जिसे खाना हमारे पेट में चला जाता है। लेकिन कभी कभी खाना हमारे स्टमक में एक्सेप्ट नहीं होता और वॉमिट के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। इसलिए आपको वॉमिटिंग भी होती है। So, now we have covered the topic food pipe और ओसोफेगस। अब हम स्टमक के बारे में जानते हैं। स्टमक एक बैग जैसा ऑर्गन होता है जिसके अंदर मोटा वॉल होता है। इसका शेप एक जे की तरह होता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। स्टमक एक साइड से फूड पाइप से कनेक्टेड है और दूसरी साइड से स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्टमक के अंदर की लाइनिंग 3 केमिकल्स रिलीज करती है। नंबर 1 म्यूकस, नंबर 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नंबर 3 डाइजेस्टिव जूसेस। म्यूकस एक सुरक्षा प्रदान करने वाली परत होती है जो स्टमक को किसी प्रकार के नुकसान से बचती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देता है जो खाने के साथ एंटर करते हैं और स्टमक का एनवायरनमेंट एसिडिक बनाता है, जो डाइजेस्टिव जूसेस को इफेक्टिव तरीके से काम करने में मदद करता है। स्टमक में मौजूद डाइजेस्टिव जूसेस फूड के प्रोटीन्स को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करते हैं, जिसे बॉडी उन्हें एब्जॉर्ब और इस्तेमाल कर सके।
इन शॉर्ट बच्चों, स्टमक एक बैग जैसा ऑर्गन होता है जिसके अंदर म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं, जिसे प्रोटीन्स को छोटे पीसेस में ब्रेक करके बॉडी के लिए उपयोगी बनाया जाता है। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में जो स्टमक से रिलेटेड है। इन 1822 एलेक्सिस मार्टिन को गोली लगी थी, जिसके वजह से उनके स्टमक में एक होल हो गया था। उन्हें विलियम ब्यूमॉन्ट के पास ले गए जहां उन्हें बचाया गया, लेकिन डॉक्टर ने होल सही से बंद नहीं किया और उससे बैंडेज कर दिया। लेकिन इस हादसे ने विलियम ब्यूमॉन्ट को बहुत फायदा दिया। ब्यूमॉन्ट ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर स्टमक के अंदर देखकर स्टडी किया। उन्हें ये पता चला कि स्टमक फूड को घुमा रहा है और एक फ्लूइड को बनाता है जिससे फूड डाइजेस्ट होता है। उन्हें ये भी पता चला कि स्टमक फूड को फुली डाइजेस्ट करने के बाद इंटेस्टाइन में भेजता है। तो बच्चों, ये थी स्टोरी एलेक्सिस एंड ब्यूमॉन्ट की। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर साइंटिफिक माइंड चाहिए तो वी शुड हैव गुड ऑब्जर्वेशनल स्किल्स। मूविंग ऑन, लेट्स डिस्कस स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर और पैनक्रियास। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग और घूमने वाला ऑर्गन होता है जिसका काम खाने की चीजें डाइजेस्ट करना होता है। इसमें लिवर और पैनक्रियास से निकलने वाले रसायन भी मिलते हैं। लिवर एक बड़ा सा ग्लैंड होता है जो हमारे स्टमक के ऊपर की तरफ होता है। इसे बाइल जूस निकलता है जो एक सैक में स्टोर होता है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। बाइल जूस का काम है फैट्स को डाइजेस्ट करना। पैनक्रियास एक क्रीम कलर का बड़ा सा ग्लैंड होता है जो हमारे पेट के निचले हिस्से में होता है। इसे पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म्स में चेंज करता है। अब पार्शली डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे के हिस्से में जाता है जहां इंटेस्टिनल जूस सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड को डाइजेस्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर्स जैसे ग्लूकोज में ब्रेक किया जाता है, फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में। तो बच्चों, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर और पैनक्रियास के बारे में जाना। ये सारे ऑर्गन्स हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें अच्छी सेहत रखने के लिए इनकी केयर करनी चाहिए। बच्चों, अब हमारे खाने की चीज डाइजेस्ट हो चुकी है और स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स के थ्रू उन्हें अलग अलग ऑर्गन्स तक भेज दिया जाता है जहां इन्हें असिमिलेट किया जाता है। असिमिलेशन का मतलब है कि हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में इन चीजों को इस्तेमाल किया जाता है प्रोटीन्स बनाने के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विली होती है जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। उनकी मदद से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और डाइजेशन से बने हुए चीज जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है। हर विलस के पास स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है जो कि उन चीजों को दूसरे ऑर्गन्स तक भेजती है। अब असिमिलेशन के बाद ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में और एनर्जी रिलीज होती है। और फिर जो चीज डाइजेस्ट नहीं हुई या एब्जॉर्ब नहीं हुई वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करती है। मूविंग ऑन, लेट्स डिस्कस लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा ज्यादा मोटा और छोटा होता है। इसका लेंथ लगभग 1.5 मीटर होता है। इसका काम है पानी और कुछ नमक को अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से एब्जॉर्ब करना। बाकी का वेस्ट मटेरियल रेक्टम में जाता है और वहां सेमी सॉलिड फेसेस के रूप में रहता है। जब ये वेस्ट मटेरियल बाहर आता है तो उसे हम इजेशन कहते हैं। तो इस तरह से हमारा डाइजेशन सिस्टम पूरी तरह से काम करता है और हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब बच्चों, हम डायरिया के बारे में समझते हैं।
अगर कभी आपको ज्यादा पानी वाली डस्ट लगती है तो ये डायरिया है। ये बीमारी आपको इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग या इंडिजेशन की वजह से हो सकती है और इस बीमारी से बच्चों की खास तौर पर इंडिया में ज्यादा समस्या होती है। डायरिया के लक्षण है पानी वाली डस्ट के बार बार आना, पेट में दर्द और आराम ना होना, उठने बैठने में तकलीफ होना, उल्टियां आना, भूख कम होना। अगर डायरिया बहुत ज्यादा होती है तो ये खतरनाक हो सकती है क्योंकि शरीर से ज्यादा पानी और नमक बाहर निकल जाता है और ये डिहाइड्रेशन की वजह से फेटल भी हो सकती है। डायरिया से बचने के बहुत सारे उपाय हैं, जैसे खाना खाने से पहले और टॉयलेट यूज करने के बाद हाथ साफ करना, बिना चना हुआ पानी ना पीना, खाना साफ और हाइजीनिक जगह से खाना। डायरिया का इलाज भी है। चलिए जानते हैं ORS के बारे में। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ORS बहुत ही आसान और इफेक्टिव तरीका है डायरिया को ठीक करने का। इस सोल्यूशन से शरीर में पानी और नमक की कमी पूरी होती है। इस सोल्यूशन को घर पे भी तैयार किया जा सकता है। अब जानते हैं ORS को तैयार करने का तरीका। एक साफ बर्तन में 1 लीटर उबालकर ठंडा हुआ पानी लें। इसमें 8 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक मिलाएं। चीनी और नमक अच्छे से मिल जाए तब ये सोल्यूशन तैयार है। इस सोल्यूशन को दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके पिलाना है। अगर दस्त 3 डेज से ज्यादा चल रही है, खून आने लगा है, बुखार है या डिहाइड्रेशन की वजह से बीमार ज्यादा लग रहा है तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। और याद रखना बच्चों, हाथ साफ करना, पानी साफ पीना और खाना साफ जगह से खाना, ये सारे उपाय डायरिया से बचने में काफी मदद करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, डाइजेशन इन अदर एनिमल्स। अब न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डाइजेशन इन प्लांट ईटिंग एनिमल्स। क्या आपने कभी देखा है कि गाय, भैंस और दूसरे प्लांट्स खाने वाले जानवर लगातार चबाते रहते हैं जबकि वो खाना नहीं खा रहे होते? इसका कारण है कि वो जल्दी से घास को निगल लेते हैं और उसे उनके पेट के एक हिस्से, जिसे रुमेन कहते हैं, में स्टोर कर देते हैं। यहाँ पर खाना पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है और इसे कट कहते हैं, लेकिन बाद में कट छोटे छोटे टुकड़ों में माउथ तक लौट जाता है और जानवर उसे चबाते हैं। इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं और इन जानवर को रूमिनेंट्स कहते हैं। इन जानवरों के खाने वाली घास में सेल्यूलोज नाम का एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। रुमेन में मौजूद बैक्टीरिया सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। कई जानवर, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जानवर जैसे कि घोड़े, खरगोश आदि के बीच ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच एक बड़ा सा सैटेलाइट स्ट्रक्चर होता है जिसे सीकम कहते हैं। यहाँ पर खाने का सेल्यूलोज कुछ खास बैक्टीरिया के एक्शन से डाइजेस्ट होता है जो मनुष्य में मौजूद नहीं होते। अब तक हमने उन जानवरों के बारे में जाना जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ पैदा होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है? तो वो खाना कैसे पाते हैं और डाइजेस्ट करते हैं? अगला सेक्शन उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताएगा। अब हम बात करेंगे अमीबा के बारे में। अमीबा एक बहुत ही छोटे जीव है जो पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। अमीबा में एक सेल मेम्ब्रेन होती है जिसमें एक राउंड शेप वाला न्यूक्लियस और कई छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। अमीबा अपनी शेप और पोजीशन कांस्टेंट तरीके से बदलता रहता है। ये अपने जिस्म से एक या कई फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस निकलता है जिसे कि स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट कहते हैं। इसे ये अपना खाना पकड़ता है
अमीबा कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से खाना खाता है। जब ये खाना महसूस करता है तो सूडोपोडिया से खाना के चारों तरफ घेरा डालता है और उसे अपने अंदर गिरा लेता है। खाना फिर एक फूड वैक्यूल में ट्रैप्ड हो जाता है। फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस खाना पर कार्य करते हैं और उसे सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। धीरे धीरे खाना डाइजेस्ट हो जाता है और उसके न्यूट्रिएंट्स अमीबा के बॉडी के लिए एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अमीबा के एब्जॉर्ब किए हुए सब्सटेंसेस उसके ग्रोथ, मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो भी खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है उसका रेसिड्यू फूड वैक्यूल से बाहर निकल दिया जाता है। ये डाइजेशन प्रोसेस सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में सेम होता है। ये समरी है हमारे एंटायर लेसन की। आप वीडियो पॉज करके इन्हें एक बार रीड कर लीजिए। ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स है जिसे आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। Remember, revision is key to success. Thank you. Keep acquiring wisdom.